हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आई एस पीसेस। तो आज हम अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्ज़ाम के इस टॉपिक वाइज सीरीज़ में आप नेक्स्ट टॉपिक करेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ये इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हम पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? कल हमने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और फॉरगेटफुलनेस और भी परसेप्शन और इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब पढ़ा हमने। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। सो इन कॉमन पार्लेंस, इंटेलिजेंस इज़ अ फ्रिक्वेंटली इंटरप्रेटेड एज अ क्लेवरनेस, wit or abstract wisdom. However, in contemporary psychological science, intelligence is recognized not as a single abstract power or a localized monolithic capacity, but rather as an aggregate or global capacity consisting of various distinct mental abilities. These include logical reasoning, abstract thinking, purposeful problem solving, and efficient adaptation to dynamic environmental circumstances. Okay. तो इंटेलिजेंस को हम अगर सामान्य भाषा में अगर समझे तो इट्स फ्रिक्वेंटली जो हमारे अंदर चालाकी, क्लेवरनेस और वाक्पटुता है ना, त्वरित निर्णय क्षमता, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जब आती हैं तो उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, कॉमन पार्लेंस मतलब सामान्य तौर पे। ठीक है, और अगर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, द कॉन्टेम्पररी साइकोलॉजिकल साइंस, इंटेलिजेंस इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट एज अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट पावर और अ लोकलाइज्ड मोनोलिथिक कैपेसिटी, बट रादर एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। तो इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मोनोलिथिक, कोई एक विशेष व्यक्ति विशेष या किसी स्पेशल एक पर्टिकुलर लोकलाइज कैपेसिटी में ना हो करके वो एक व्यापक रूप से बड़े लेवल पे जो मेंटल जो मानसिक क्षमता है या डिसीजन मेकिंग है बहुत बड़े लेवल पे जाती है, तो उसे हम एज ए इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता और सूझबूझ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय क्षमता, एफिशिएंट एडेप्टेशन टू डायनामिक इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। तो प्रभावशाली जो परिवर्तनशील पर्यावरण संबंधित कोई भी मतलब डिसीज़न अगर आपको लेने हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई सामने, तो उसको त्वरित निर्णय की क्षमता होती, वो भी इसी इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। तो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, psychologists have historically categorized definition of intelligence into three main conceptual paradigms. First is ability to adjust, ability to learn, ability to abstract think. Okay, maintained by pioneer psychologists like Stern, Cruz, and Burt, who asserted that wisdom is fundamentally the intrinsic ability of an organism to adapt fluidly to entirely new circumstances and changing environment. तो स्टर्न, क्रूज एंड बर्ट ने बोला है कि विजडम इज़ फंडामेंटली द इंट्रिंसिक एबिलिटी। तो जो बुद्धिमत्ता है वो इंसान के आंतरिक जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करता है कि वो कितनी जल्दी और कितने आराम से वो अपने जो परिस्थिति या जो भी आसपास के माहौल से वो अपने आप को कितना जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके हिसाब से फिर वो कार्य करने लगता है। तो इसे कहते हैं एबिलिटी टू एडजस्ट। कैसे वो एडजस्ट कर लेता है खुद को बाह्य एनवायरनमेंट, बाह्य परिवेश में, उसे हम एबिलिटी टू एडजस्ट बोलेंगे। स्टर्न, क्रूज एंड बर्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर एबिलिटी टू लर्न, एडवांस बाय बकिंगम, डरबर्न एंड थॉर्नडाइक, इन्होंने दिया था। बकिंगम, डियरबॉर्न एंड थॉर्नडाइक ने कि दिस वी प्रूव दैट इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ फास्ट एंड एफिशिएंट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अप्लाइज इट इफेक्टिवली। तो ये बकिंगम, ये और डियरबॉर्न, थॉर्नडाइक ने ये कॉन्सेप्ट देते हुए कहा कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने जल्दी हम किसी भी कार्य को मतलब करने के लिए जो नॉलेज, जो ज्ञान चाहिए, वो कितनी जल्दी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से तुरंत अप्लाई कर पाते हैं अपने वर्तमान में, उसे हम एबिलिटी टू लर्न में कहेंगे। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंक, प्रोपाउंडेड बाय एलम टर्मन एंड स्पेंसर,
who argues that intelligence is the capacity to think subtly and logically using symbols, words, numbers, and abstract ideas that are not immediately present to our physical senses. ठीक है, तो एलएम थर्डमैन एंड स्पेंसर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. इन्होंने कहा कि जो अब इनके एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये कहते हैं कि बुद्धिमत्ता वो किसी की क्षमता है कि कितना जल्दी वो मतलब तार्किक रूप से सोच सकता है, या किसी भी मतलब अपने सिंबल, किसी चिन्ह को, किसी शब्द, किसी नंबर को यूज़ करते हुए वो कैसे कितनी जल्दी से अपने अंदर आइडियाज़, नए नए आइडियाज़, नए नए विचारों को ले करके और कितनी जल्दी वो सोच पाता है किसी डिसीजन पे, तो उसे हम एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंक में कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथेंटिक डेफिनेशन. अब ऑथेंटिक डेफिनेशन इंटेलिजेंस की क्या है, डेविड वेशलर ने कह रहे हैं, इंटेलिजेंस इज द कलेक्टिव और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो डेविड वेशलर कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द कलेक्टिव ग्लोबल कैपेसिटी, कलेक्टिव सामूहिक और वैश्विक क्षमता to perform conscious and purposeful action, to think rationally and deal effectively with his or her environment. तो कैसे इंसान जो है रैशनल, बिल्कुल भी मतलब बिना किसी बाह्य या किसी भी आंतरिक प्रभावों से मुक्त होते हुए जो कुछ भी कोई एक पर्सन है वो ऐसे निर्णय क्षमता अपने जीवन में प्रदर्शित करता है जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पे है ना. इंटेलिजेंस तो कलेक्टिव ग्लोबल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस मेमोरी की बात हो रही है, कॉन्शियसली वो कर रहा है, सबकॉन्शियस में नहीं. एंड पर्पसफुल एक्शंस टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट. पर्पसफुल एक्शंस टू थिंक कि उद्देश्यपूर्ण कोई भी जो कार्य है वो कितनी जल्दी वो कर पाता है बिना किसी भी बाह्य प्रभाव से. ठीक है, तो ये डेविड वेशलर का कॉन्सेप्ट था. वुडवर्थ बोलते हैं इंटेलिजेंस इज द मेथड ऑफ एक्टिंग. तो इनका क्या सिंपल सा डेफिनेशन है कि बुद्धिमत्ता कैसे आप किसी कार्य को करते हो, मेथड ऑफ एक्टिंग क्या मेथड, क्या आप उसमें कोई भी कार्य करने के लिए क्या आप मेथड यूज़ करते हो, तो इंटेलिजेंस है. टर्मान कहते हैं द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इज इंटेलिजेंस. तो ये कहते हैं कि ऐसे विचारों को का यूज़ करना है ना, या जो हमारे मतलब सोच को बढ़ाती हो, तो ये इंटेलिजेंस है. ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बट ईजी टू अंडरस्टैंड. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस. तो इसका क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का. Innate and natural strength. Intelligence is an inherent capacity that an individual inherits directly through biological heredity. Environment does not create intelligence, it merely provides the necessary opportunities and stimuli for his innate potential to unfold. Innate and natural strength. अब यहाँ देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि जो बुद्धिमत्ता है किसी इंसान के अंदर ही वो क्षमता होती है ना, जो उसे उसके बायोलॉजिकल हेरिडिटी मतलब अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स के थ्रू जो उसके अंदर जो ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, वो आया है ना. और यही इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताते हैं. कहते हैं कि बाह्य जो इन्वायरमेंट है वो उसे प्रभावित नहीं करता है, उसकी सोच को प्रभावित नहीं करता है. कोई भी ऐसी उत्तेजना, कोई भी ऐसा स्टिमुली है ना, उसके मतलब कोई ऐसा बाह्य कोई भी प्रभाव ऐसा काम नहीं करता है जब वो अपने इनमेट, अपने आंतरिक जो क्षमता है, आंतरिक जो ज्ञान है उसके अंदर, उस पर अगर वो काम करता है, उसके थ्रू काम करता है, उसके द्वारा अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विशेष है, अगर उसे पता है कि चोरी करना पाप है, ओके, एंड ही इज़ गेटिंग, he has got this knowledge from his parents, from his ancestors or anyone who is biologically connected to him. तो
वो बंदा क्या करेगा कि वो जब भी वो कार्य करेगा तो वो बोलेगा नहीं, ये चोरी करना इज़ नॉट ना पाप है या ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर ये नॉलेज पहले से ही है। बाय कोई भी व्यक्ति विशेष अगर उससे आस करके बार बार कहे कर नहीं यहाँ चोरी कर लो, बढ़िया है, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो अगर उसके अंदर ये इंटेलिजेंस है, इन्नेट इंटेलिजेंस है, तो वो ये कभी काम नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ पे कह रही है। एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इट सर्विंग एज द प्राइमरी मेंटल की टू अंडरस्टैंड, एनालाइजिंग और ब्रेकिंग डाउन एंड डिस्कवरिंग लॉजिकल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो जटिल समस्याएं उनका समाधान करना। रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, बिल्कुल रैशनल मतलब बिना किसी दबाव में, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर के किसी भी किसी भी बात को अपने रखना, ठीक है, तो इसे रैशनल थिंकिंग कहते हैं। तर्क संगत जिसको हम कह सकते हैं। एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अपने जो एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में रहे हैं, है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हमें मिलते हैं, हम उसके थ्रू कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो अनुभव हमें मिले हैं अपने जीवन में, ठीक है, तो अनुभवों से जो हमें सहायता मिलती है ना, उसे हम इसमें कहेंगे एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो अब पास्ट के एक्सपीरियंसेस से ही हम फ्यूचर की अपना मतलब ये कह सकते हो कि पृष्ठभूमि तैयार की जाती है ना। अगर पास्ट में कोई चीज़ हमारे साथ एक पर्टिकुलर चीज़ के से रिलेटेड अगर नेगेटिव वे में हुआ है, तो हम सोचेंगे कि यार नहीं, ये काम हमें नहीं करना। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया एंड पास्ट में आपने उसी, जैसे मान लीजिए आज कोई XYZ बिज़नेस, मान लिया आपने रेस्टोरेंट खोला, है ना, तो रेस्टोरेंट आपने खोला जिस एरिया में, उस एरिया में आपकी बिक्री नहीं हुई, और फिर आपका कोई पार्टनर आता है, वो बोलता है कि नहीं यार इस बार खोलते हैं और बढ़िया कमाई होगी, तो यू विल नॉट गो, कि आप नहीं, आप बार बार कहोगे कि हो सके नहीं लास्ट टाइम मैंने किया था एंड आई फेल्ड। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस हमारे थे कि वहाँ हमें एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए, तो हम पास्ट को लेकर के हम फ्यूचर के जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करते हैं। हम नहीं जाएंगे कि हम बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि पास्ट में हमारे साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अगर कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है तो हम पॉजिटिव मतलब थिंकिंग के साथ जाएंगे। लैक ऑफ जेंडर डिस्टिंक्शंस, empirical psychological research has comprehensively demonstrated that there is no natural statistically significant difference between genders regarding the general intelligence. Intellectual capacity is distributed equally across genders. तो gender regarding general intelligence, empirical psychological research has comprehensively demonstrated that there is no natural statistical difference between gender regarding. ये कह रहे हैं कि कोई भी जो जेंडर है, मेल फीमेल, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं होते हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है ना, वो मान लीजिए मेल को ज़्यादा मिली है या फीमेल को ज़्यादा मिली है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वली मिला है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस जेंडर्स, ठीक है, जो इंटेलिजेंस है। लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी थ्रेशोल्ड जनरली रीचेस इट्स अल्टीमेट पीक बाय द एंड ऑफ एडोलसेंस, approximately between the age of 16 to 18, whereas its horizontal growth, the accumulation of knowledge, skills and specialized experience continues progressively throughout the life span. तो कह रहे हैं कि एक जो ग्रोथ होती है, हमारी बुद्धिमत्ता का जो विकास होता है, वो 16 से 18 साल तक हो जाता है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल है ना, क्षैतिज जो वृद्धि होती है, उसमें नॉलेज है, ज्ञान है, कुछ कौशल है, और कुछ हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं वो, तो ये हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है, और हम अपने अनुभवों से, अपने कौशल से, अपने स्किल से, अपने ज्ञान से सीखते रहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पे। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? द डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक एंड गैरेट हैव क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इनटू 3 मेजर टाइप बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। पहला है कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस क्या है कि दिस टाइप रिलेट्स डायरेक्टली टू द एफिशिएंट प्रैक्टिकल मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मशीनरी, इंजीनियर्स मैकेनिक्स
industrial artisans, sculptor and technical expert possess a high degree of concrete intelligence. Concrete intelligence की बात करते हैं तो ये मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड मशीनरी, जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, इंडस्ट्रियल आर्टिजन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, मूर्तिकार हैं, इनके अंदर कुछ बुद्धिमत्ता एक मतलब पहले से एकदम कॉन्क्रीट मतलब हो जाती है, वो एकदम फिट हो जाती है पूरे लाइफ टाइम के लिए, ताकि और उसी में वो जैसे जैसे अपने कार्य को करते जाते हैं और कौशल को बढ़ाते जाते हैं, स्किल को बढ़ाते जाते हैं, वो और वो शार्प होता जाता है एंड इट बिकम्स कॉन्क्रीट. ओके, द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. दिस सेंटर्स ऑन द कॉग्निटिव कैपेसिटी टू मैनेज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वर्ड्स, मैथमेटिकल नंबर्स, साइंटिफिक फार्मूले, principles and literary symbols. Philosophers, poets, writers, pure mathematicians, theoretical scientists are endowed with high abstract intelligence. तो abstract intelligence में अगर हम बात करें तो abstract क्या है? अमूर्त, ठीक है. तो अमूर्त बुद्धिमत्ता क्या होता है कि ये उत्पन्न होता है किसी विचार से, शब्दों से, या मैथमेटिकल नंबर से, गणितीय गणना से, वैज्ञानिक फार्मूलों से, या कुछ साहित्यिक विचारों से, सिंबल से, चिन्हों से, और फिलॉसफी का जो दार्शनिक विचारों से. तो इसमें फिलॉसफर है, पोएट्स हैं, राइटर हैं, मैथमेटिशियंस हैं, तो ये इंटेलिजेंस इनके अंदर विकसित होती है, ठीक है. और ये कैसे विकसित होती है? इनके अंदर नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, और ये आता है कॉग्निटिव कैपेसिटी में आता है. इनके माइंड में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का समावेश बहुत अच्छा होता है. इनके अंदर नए आइडियाज़ आते रहते हैं और ये इंटेलिजेंस इन्हें एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता है. सोशल इंटेलिजेंस क्या है? दिस कैपेसिटी टू डीपली अंडरस्टैंड बाय अदर पीपल, इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद देम, बिल्ड healthy interpersonal relationship with manage complex social situation construct. It is an indispensable quality for leaders, diplomats, social workers, teacher and public. कुछ लोगों के अंदर जो है सामाजिक बुद्धिमत्ता बहुत अच्छा होता है और वो रिश्तों को समझने का और पब्लिक डीलिंग, पब्लिक ओरेशन मतलब है ना, मास मोबिलाइजेशन और सोशल इंटरेक्शंस में बहुत अच्छे होते हैं. इसमें नेता है, डिप्लोमेट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता, और टीचर्स हैं, टीचर, शिक्षक, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स लाइक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स. तो इनके अंदर क्या होता है? सोशल इंटेलिजेंस होता है, सामाजिक बुद्धिमत्ता, जिसके थ्रू ये अपने ज्ञान को उपयोग करते हुए अपने सामाजिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं. सेक्शन 3 की थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. 1 फैक्टर 1 यूनिट थ्योरी. 1 फैक्टर और 1 यूनिट थ्योरी किसने दिया था? एल्फ्रेड बाइनेट, सपोर्टेड प्रोग्रेसिवली बाय स्टर्न एंड थर्मन. बेसिक कॉन्सेप्ट. दिस थियरी ट्रीट्स द इंटेलेक्ट एज अ सिंगल इंडिविजुअल monolithic entity or uniform power that directs and controls all the mental functions of an individual. Under this absolutist view, if a person is highly intelligent in one aspect, they must be equally intelligent across all aspects of life. तो 1 फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि कोई व्यक्ति विशेष है. यह अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था, स्टर्न और टर्मन ने इनका सपोर्ट किया. तो उन्होंने क्या कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी एक काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहा है किसी भी फील्ड का, तो वो ज़रूरी है कि सारे फील्ड के काम भी बहुत अच्छे से वो कर लेगा. पर इसका क्रिटिसिज्म हो गया कि स्ट्रांगली रिजेक्टेड बाय लेटर साइकिल लेवल एज एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी बिकॉज रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट एन एक्सेप्शनल मैथमेटिशियन माइट बी अ पुअर पॉलिटिशियन. बिल्कुल भाई, कोई बंदा है, अब जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया कुक है, खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो पब्लिक डीलिंग भी अच्छा कर लेगा. या कोई नेता है, ज़रूरी थोड़ी है कि बैठ कर के वो शिक्षक बन जाएगा या पढ़ाने लग जाएगा. कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो पढ़े लिखे हुए जैसा काम कैसे कर सकता है? हो सकता है कि भाई उसे चापलूसी करना, चोर और निगेटिव जो भी मान ली चापलूसी करना, चोरी करना अगर किसी आता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसे पढ़ाना भी आता होगा, है ना. तो ये क्रिटिज्म हो गया 1 फैक्टर. 2 फैक्टर में क्या कहते हैं? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्परमैन ने दिया था.
कि इंटेलिजेंस इज कंपेयर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, जनरल फैक्टर जी फैक्टर, एन इन्नेट नेचुरल एंड यूनिवर्सल मेंटल एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन ऑल मेंटल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद इन द इंडिविजुअल बट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिटरमाइनिंग द कोर बेस लाइन ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. तो जनरल फैक्टर ये है कि जी फैक्टर जिसको कहते हैं कि जैसे कभी हमने सुना भी होगा कि जी फैक्टर ये काम कर गया, इनका ये फैक्टर काम कर गया. तो क्या है, इन्नेट आंतरिक और जो नेचुरल है प्राकृतिक हमारे अंदर जो मेंटल एनर्जी चलती है, यूनिवर्सल जो हमारे अंदर एनर्जी है सबके अंदर, एवरी इंडिविजुअल के, ये वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है. हर किसी के अंदर वो ज्ञान भगवान पहले से या कोई भी जो यूनिवर्सल आप कह सकते हो यूनिवर्स पहले से ही दे करके भेजता है. तो ये जी फैक्टर हो गया उसका. स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? दिस फैक्टर इज़ नॉट इननेट, इट एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब एस फैक्टर क्या है कि हम इसे सीखते हैं, है ना. वी लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट. कोई टास्क हो गया, कहीं म्यूज़िक सीखना है, स्पोर्ट्स में एडवांस मैथमेटिक्स या बाइक चलाना, ये कार कुछ भी ऐसा ड्राइविंग कोई स्किल अगर हम सीखते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर होता है उसको सिखाने का. पर जनरल फैक्टर में क्या होता है? यूनिवर्स होता है, नेचर होता है हमें सिखाने का. मल्टी फैक्टर थियरी क्या है? ईएल थॉर्नडाइट ने दिया था. थॉर्नडाइट completely refuted Spearman's concept of singular G factor. He asserted that the human intellect is not made up of one or two global factors, but is rather an aggregate of innumerable independent, highly specialized atomic mental abilities. This theory is historically called sand theory, atomist theory, comparing the mind to a heap of sand where individual particles combine to form a macro structure. तो थॉर्नडाइट ने ये दिया था. ही सेज कि इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया स्पर्मैन का जो कॉन्सेप्ट था जी फैक्टर और एस फैक्टर का. ये कहते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, जो मानव का जो बुद्धिमत्ता है, ये किसी एक या दो फैक्टर पे काम नहीं करता है, बल्कि ये इन्यूमरल इंडिपेंडेंट हाईली स्पेशलाइज्ड एटॉमिक मेंटल एबिलिटीज़ पे काम करता है. मतलब इन्यूमरेबल, असंख्य, है ना, इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड एटॉमिक मेंटल एबिलिटीज़ पे काम करता है. और इसे सैंड थियरी, एटॉमिक थियरी भी कहते हैं, जहाँ पे जैसे एक मान सैंड है, सैंड का मतलब ये इन्यूमरेबल सैंड से मिल कर के कोई एक चीज़ बनता है. जैसे लाइक मान सकते हो कोई एक मान लीजिए दीवार है, तो इसमें बहुत सारे सैंड छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक दीवार को बनाए होंगे. तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो बिल्कुल इन सैंड की तरह इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मिल करके किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन या किसी एक निर्णय का या उसकी मेंटल एबिलिटी को दर्शाते हैं, है ना. ग्रुप फैक्टर थियरी क्या कहता है? लुइस एल थॉर्स्टन ने दिया था. थॉर्स्टन इन हिज सेमिनल वर्क प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज स्ट्रक अ बैलेंस आर्गुइंग इंटेलिजेंस इज नाइदर अ सिंगल मोनोलिथिक एलिमेंट नॉर अ chaotic cluster of infinite atoms. Instead, it is composed of 7 distinct clear-cut primary mental abilities, PMS. Okay, verbal comprehension, word influency, numerical ability, spatial visualization, associative memory, perceptual speed, inductive reasoning. तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड टेक्सचुअल आइडियाज. वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू यूज वर्ड रैपिडली, फ्लूइडली एंड आइसोलेटेड फ्रॉम रिजिड कॉन्टेक्स्ट. न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म रैपिड एंड एक्यूरेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. स्पेशलाइज विजुलाइजेशन क्या है? एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुअली परसीव एंड मैनिपुलेट ज्योमेट्रिक स्पेसेस एंड फिगर्स. एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? कैपेसिटी टू रिकॉल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्विकली वाया एसोसिएशन. परसेप्चुअल speed, this ability to rapidly identify, compare and recognize visual stimuli. Inductive reasoning, the logical ability to draw generalized conclusions from specific observed facts. लुई थर्स्टन क्या कहते हैं कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, इनका वर्क था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थर्स्टन का. ये कहते हैं
कि बैलेंस, कि जो हमारा आर्ग्यू करने का मतलब कोई भी बात या आर्ग्यू होता है, तार्किक मतलब बात अगर हम अपना रखते हैं किसी के सामने, वो भी एक इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंस मोनोलिथिक होता है ना। और ये मतलब क्लस्टर नहीं है, केओटिक क्लस्टर नहीं है, जैसे हमने थॉर्नडाइक में मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि इट्स अ क्लस्टर ऑफ सैंड लाइक। ओके, सैंड थियरी में वो बोलते हैं कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स की तरह मिल के बना होता है। लुस थर्स्टोन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो नाइदर अ सिंगल मोनोलिथिक एलिमेंट। ये कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन कैपेसिटी है, ह्यूमन मेंटल एबिलिटी है, ना ही ये कोई सिंगल मोनोलिथिक एलिमेंट से बना है, ना किसी इनफाइनाइट एटम से मिल करके बना है, ना कोई सैंड पार्टिकल्स जैसा कुछ है। बट ये 7 क्लियर कट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से बना है, मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं पे हमारा जो माइंड है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो वर्क करती है। पहला क्या है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, कितना मतलब फ्लुएंटली कितना हम अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, हमारा मतलब किसी भी शब्द और शब्द या लिखा हुआ हो या बोलना, किसी ने बोला हो, तो उन शब्दों को कितना जल्दी हम ग्रैस्प करते हैं, हमारा मस्तिष्क कितना जल्दी उन बातों को समझ पाता है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, कितने अच्छे से हम अपनी भाषा को सामने वाले के साथ रख पाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, नंबर्स के साथ हम कितना जल्दी अवेयर हो जाते हैं। स्पेशल विजुअलाइजेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट को कितना जल्दी हम ज्योमेट्रिक शेप दे पाते हैं या विजुलाइज कर पाते हैं। वो एसोसिएटिव मेमोरी, कैपेसिटी टू रिकॉल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्विकली वाया एसोसिएशन, कितनी जल्दी हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं। परसेप्चुअल स्पीड, एबिलिटी टू रैपिडली आइडेंटिफाई, कंपेयर एंड रिकॉग्नाइज विजुअल स्टिमुली, कितनी जल्दी हम किसी भी फैक्टर जो भी हमें उत्तेजना करता है, उत्तेजित हमें करता है, कोई भी फैक्टर, कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज़, व्यक्ति, विषय, कुछ भी, और उसको समझने की जो त्वरित क्षमता है, वो आती है परसेप्चुअल स्पीड। और नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल तार्किक जो क्षमता है हमारे अंदर किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए, वो इंडक्टिव रीजनिंग में आएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, SI मॉडल, JP गुलफोर्ड ने बनाया था। ये गुलफोर्ड कहते हैं कि इस एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव 3 डायमेंशनल ब्लॉक और क्यूब लाइक मैट्रिक्स। तो इन्होंने एक ये क्यूब लाइक मैट्रिक्स बनाई थी। ओके, he systematically divided all mental abilities across 3 intersecting operations. Fundamental cognitive process that the brain performs to solve problem, it consists of 6 parts. Cognitive memory, इधर मान लीजिए cognitive memory हो गया, इधर memory recording हो गया, ये memory पीछे ये memory retention हो गया, divergent thinking DT, एंड ये convergent thinking है ना, और ये इवेल्युएशन, इन पे ये काम करता है। 6 पार्ट्स हैं, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवेल्युएशन। कंटेंट क्या है? स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा दैट द ब्रेन थिंक्स अबाउट, इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। प्रोडक्ट्स, the final structural forms or outcomes received after the cognitive operation is applied to the content. It consists of 6 parts: unit, classes, relations, systems, transformations and implications. The final structural forms or outcomes received after the cognitive operation is applied to the content. It consists of 6 parts: unit, classes, relations, system, transformation and implications. फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है इस 3 डायमेंशनल थ्योरी में, वो है कि कॉग्निटिव ऑपरेशंस जो आते हैं, आउटकम्स हैं, उनको कितनी जल्दी ये समझ पाते हैं। उसमें ये यूनिट को यूज़ करते हैं, क्लासेस उसमें होती है, रिलेशन होता है, उसमें सिस्टम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इम्प्लीकेशंस होते हैं।
तो दिस स्ट्रक्चरल थ्योरी अकाउंटेड टू फॉर अ फैक्टर ऑफ 4 into 5 into 6 equals to 1 to 2 factor which was later expanded sequentially 5 5 6 and ultimately optimized 6 5 6 180 intellectual component. Okay. थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? हॉवर्ड गार्डन। अब पता ये सारी थियरीज ना हमें याद होनी चाहिए, में भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। मतलब भले ये इतना सारा कॉन्सेप्ट वो ना पूछे, बट फैक्चुअल डेटा में अगर वो रखे तो ये पूछेंगे ज़रूर कि थियरी ऑफ 3 डायमेंशनल कौन किसने दिया था। तो ये सारी थियरीज़ के नाम और उनके जो थियरी देने वाले हैं एक्सपोनेंट जो हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। भले आपको थियरी ना पता हो, याद ना आए, लेकिन एटलीस्ट ये नाम याद होना चाहिए, बिकॉज दे विल आस्क नेम। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या है, इन्होंने अपनी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड में लिखा था गार्डनर ने कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल स्केलर IQ स्कोर बट रादर ए स्पेक्ट्रम ऑफ 9 डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ फंक्शन। अब देखिए ये लोग कहते हैं कोई स्केलर IQ स्कोर नहीं है, यहाँ पे इसको न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5 पे नाप लोगे। ये कहते हैं कि 9 डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। ये कहते हैं कि 9 बिल्कुल भी है ना स्वतंत्र रूप से जो फैक्टर्स है उस पर काम करता है। अब ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बोलने की जो लैंग्वेज जो भाषाई जो बुद्धिमत्ता है, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक और गणितीय बुद्धिमत्ता, स्पेशल इंटेलिजेंस, मेंटल मॉडल ऑफ स्पेशल एंड फिजिकल विजुअल, सेलर पायलट्स। स्पेशल इंटेलिजेंस कितनी जल्दी आप 3D मॉडल जो होते हैं 3D मॉडल या स्पेशल विजुलाइज कर पाते हैं। फिजिकल काइनेटिक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, परफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, डांसर्स, सर्जन, प्रोफेशनल एथलीट्स। फिजिकल काइनेटिक बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब आपके शरीर में पे कितना आपका कंट्रोल है, ये बुद्धिमत्ता में आया। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आपको संगीत का कितना ज्ञान है, आपको रिदम, मेलोडी है ना, सुर, ताल और इन सब का कितना ज्ञान है, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कैपेसिटी टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग, हिडन मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, सक्सेसफुल लीडर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में ये आएंगे कि कितनी जल्दी आप किसी दूसरे की फीलिंग है ना, उनका मोटिवेशन, बिहेवियर, ये सब चीज़ें जान पाते हो, तो ये आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा। इंट्रापर्सनल है कि डीप रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन इनर फीलिंग, कितनी जल्दी आप अपनी फीलिंग, अपने जो महसूस करते हो, अपनी जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं है ना, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो कमियां हैं, उनको आप कितनी जल्दी देख पाते हो, सो इंट्रापर्सनल में आएगा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एक्यूट सेंसिटिविटी टू द नेचुरल वर्ल्ड, फ्लोरा, फौना, एनवायरमेंटल, इकोसिस्टम, फार्मर्स, बोटानिस्ट। आप नेचर के साथ कितने जल्दी जुड़ पाते हो, कितनी सेंसिटिविटी सहजता से आप प्रकृति से जोड़ लेते हो अपने आप को, वो आपको नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस में आएगा। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी टू कंटेम्पलेट डीप फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, डेथ एंड। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है ना कि हमारा जो अस्तित्विक बुद्धिमत्ता है कि हम क्यों जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, तो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसके बारे में अगर ज्ञान किसी को मिलता है तो वो उसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस मतलब अस्तित्विक बुद्धिमत्ता के रूप में हम देखते हैं। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में हम देखेंगे रेमंड बी कटेल और जॉन हॉर्न ने ये दिया था। फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या है, दिस इज एन इंटरली इन्नेट बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड कैपेसिटी, इट अंडरपाइंस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ नोवेल मेंटल challenges without prior learning. It peaks during early adulthood and begins to gradually decrease after adolescence around the age of 20. फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या है, ये सब कुछ इन्नेट होता है, आंतरिक है, आंतरिक, जैविक और जेनेटिकली डिटरमाइंड जो क्षमता हमारे अंदर बनती है, जो हमारे एंसेस्टर हेरिडिटरी है, क्योंकि हमारे अंदर कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, त्वरित जो निर्णय क्षमता है, ये सब कुछ कैसे आता है, कितनी जल्दी हमारे अंदर वो चीज़ें वर्क कर रही हैं,
वो सब फ्लूइड इंटेलिजेंस में आएगा। और ये एडल्टहुड जो होता है हमारा 20 साल के आसपास, ये 20 साल तक जाते जाते ये मतलब लगभग चीज़ें पीक पे होती हैं 20 ईयर्स में, और उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती हैं। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है? दिस इज नॉट इननेट, इट इज एक्वायर्ड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, कल्चरल, ऑक्यूपेशनल, लाइफटाइम accumulated knowledge. It continues to grow and mature as an individual age, lasting well into later life. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन्वायरमेंट से हमें मिलता है, बाहर लोगों से मिलता है ना। हम जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो ज्ञान हमें स्कूल बुक से, स्कूल से, किसी टीचर से, या किसी कोई भी फैक्टर होता है XYZ, उससे मिलता है, तो हमें क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस मतलब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में हम उसे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये आप देख सकते हो कि इंटेलिजेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। EQ एंड IQ का कॉन्सेप्ट क्या है? पीटर सलोवी एंड जॉन मेयर coined the term, but global credit for popularizing it goes to Daniel Goleman and landmark book Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ। डेनियल गोलमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस: व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। कॉन्सेप्ट क्या है गोलमैन का? ट्रेडिशनल कॉग्निटिव IQ accounts only about 20% of life success, while the remaining 80% is determined by emotional intelligence. Emotional intelligence is defined as the multifaceted ability to recognize, understand, manage, and efficiently control one's own emotion, as well as empathetically recognize, guide, and influence emotions of others. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि कैसे हम अपने भावनाओं समझ पाते हैं, उन्हें काबू कर पाते हैं, और उन्हें एफिशिएंट, प्रभावी रूप से हम कैसे उसको कंट्रोल करके उसको अपने लिए तथा दूसरों को के लिए किस तरीके से हम यूज कर पाते हैं, इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये मतलब 20% हमारे मतलब जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है उसके बारे में कहा है गोलमैन ने कि हमारे अंदर जो कॉग्निटिव स्किल्स होती, पहले से जो मतलब ज्ञान होता है, उसका सिर्फ 20% हमारे सक्सेस में उपयोग होता है। 80% हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है कि हम अपनी भावनाओं पर कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से हम उसे अपने उपयोग में ले आते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल रेलेवेंस ऑफ इंटेलिजेंस टू पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर सोशल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, HU मस्ट यूटिलाइज हाई सोशल इंटेलिजेंस टू एक्यूरेटली रीड, परसुएड एंड। तो ये सब चीज़ें तो देख सकते हो, ये इतना काम का हमारे नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, हाँ ये देख सकते हैं, हो सकता है ये पूछे। फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, principle and methodology, psychological assessment of a systematic structure and scientific process through which an individual or group is carefully measured and evaluated regarding their behavioral tendencies. Cognitive capacity, personality traits and mental health status. It is comprehensive data collection process using various standardized tools. बस वही है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है ना, तो ये इतना कुछ खास नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये सब तो, हाँ मोटिवेशन आइए देखते हैं। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेशन, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है? ठीक है, टू मूव, आगे बढ़ना, कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, पावरफुल स्टिमुलस that rouses, direct, maintains and regulate an organism behavior toward achieving a specific goal. B.F. Skinner. Motivation is the highest highway to learning good. Motivation is the process of starting, continuing and regularizing a task. अब बताइए, ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन चलते रहने का नाम है।
लाइक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने का नाम है। और कोई भी ऐसा स्टिमुली, कोई जो हमें प्रेरक, इसको कह सकते हैं, कोई ऐसा प्रेरक जो हमें आगे बढ़ते रहने में सहायता करता है, वही हमारा मोटिवेशन, वही हमारा मूव करने का, आगे बढ़ने का कारण है। जैसे अब ये एग्ज़ाम है, तो ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का मेन मोटिव ये है कि हमें सबसे पहला है कि हम बेरोज़गारी से मुक्त हो जाएंगे, वी विल बी एम्प्लॉयड, है ना, फ्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज़ वी विल सर्व द सोसाइटी, वी विल वर्क इन पब्लिक एंड हेल्थ स्फीयर। ओके, ये हो गया, तो ये स्टेबलस हो गए हमारे लिए, यही हमारा मोटिवेशन है। पीएफ स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन ये वो हाईवे है, वो रास्ता है जो हमें सीखने की कला की ओर ले जाता है। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल क्या है, तो इसमें साइक्लिकल चेन कंसिस्ट ऑफ 3 कोर पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं, नीड, प्रोपल्जन और इंसेंटिव। मोटिवेशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़रूरत, प्रोपल्जन, स्टेट ऑफ हाइटेंड इंटरनल टेंशन, है ना, और इंसेंटिव, गोल। ज़रूरत और ताकत, प्रोपल्जन और इंसेंटिव या गोल, कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये 3 चीज़ें मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो हमेशा गोल से चिपका रहता है, गोल से ही, गोल के बारे में ही सोचता है, हमेशा इंसेंटिव के बारे में सोचता है, कि गोल ओरिएंटेड हो गया। एनर्जाइज एक्टिविटी, इंडिविजुअल शोज एन एलिवेटेड लेवल ऑफ एनर्जी, अलर्टनेस एंड परसिस्टेंट एफर्ट। ठीक है, परसिस्टेंस क्या है, परसिस्टेंस बिहेवियर कंटिन्यूस टेनेसियसली डिस्पाइट एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल, फेलियर और बैरियर्स। परसिस्टेंस वो होता है दृढ़ता, दृढ़ता, कितनी भी परेशानियां आ जाए लाइफ में, लेकिन हमें अपने गोल, अपने इंसेंटिव के लिए काम करते रहना है, दैट इज परसिस्टेंस। सेलेक्टिव अटेंशन, द ऑर्गेनिजम्स कॉग्निटिव फैकल्टीज बिकम हाईली फोकस्ड ऑन stimuli related to their motivation while ignoring irrelevant background distractions. Selective attention, organism cognitive faculties become highly focused on stimuli related to their motivation while ignoring irrelevant background distractions. Selective attention क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। जैसे आपने वो बहुत फेमस महाभारत का सीन याद होगा कि वो, है ना, हिट्स द बुल्स आई वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हिट द बुल्स आई, ऐसे करके समथिंग, कि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई देती थी। तो वही है सेलेक्टिव अटेंशन, बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना। तो आज हम 2 मेन टॉपिक पढ़े, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के बारे में, कितने टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं और क्या होता है। उसके बाद हमने मोटिवेशन पढ़ा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ा हमने, उसके बाद मोटिवेशन पढ़ा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मैंने सोचा है साइकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग, कीप गोइंग।